एक बार फिर आपको वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर टकराव जीत का में कहेंगे खुश आमदीद। इंडिया और नीदरलैंड का मैच था और इंडिया और नीदरलैंड के मैच में जो कुछ होना था वो तो हुआ। इंडिया ने पहला 400 कर दिया और फिर जाहिर है कि नीदरलैंड 400 तो करने से रही। तो बहरहाल इस मैच में इतना कुछ था नहीं कि जिस पर बहुत ज़्यादा बात करें और टेक्निकल एनालिसिस करें। इंडिया बहुत अच्छी फॉर्म में, पहला 400 था बहरहाल उनका इस पूरे वर्ल्ड कप का। और इंडिया की खासियत ये रही कि वो अगर 400 नहीं भी कर रहे हैं ना तो वो 300, 290, 80, बल्कि वो 200 भी कर रहे हैं तो मैच जीत रहे हैं। ये होती है टीम। 400 की ज़रूरत नहीं है। 400 करने वाली टीम तो बार बार आदत बना ली थी साउथ अफ्रीका ने। ऐसी एक्सपोज हुई नीदरलैंड के हाथों ही कि सबको पता लग गया कि वो चेज़ नहीं कर सकते। हमने फिनिश किया 8 पर, अफगानिस्तान ने फिनिश किया 8 पॉइंट्स पर, इंग्लैंड ने फिनिश किया 6 पॉइंट्स पर। श्रीलंका को टिकट नहीं मिला चैंपियंस ट्रॉफी का, बिल्कुल नीचे चली गई 4-4 पॉइंट्स पर, बाकी लोगों ने फिनिश किया। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो है पाकिस्तान और इंग्लैंड का। इंग्लैंड 2019 की चैंपियन, पाकिस्तान मुतवातर T20 में एक सेमीफाइनल और एक फाइनल खेलने वाली टीम। और हो क्या रहा है हमारे साथ, हम एशिया कप भी नहीं जीते, T20 का वर्ल्ड कप भी नहीं जीते, इस वर्ल्ड कप में सेमी तक नहीं पहुंचे। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हम तो 99 के बाद से अगर देखें तो सेमीज़ में तो जाने का हमारा रिवायत ही ख़त्म हो गई है। तो हमारे साथ तो एक अजीब सा मामला है। लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ जो पाकिस्तान में चल रही है उस पर मैं डिस्कस भी करूँगा। बार बार एक चीज़ के जी देखें, इससे पहले जो लोग खेलते थे उन्होंने कौन सा जितवाया, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी हैं यार, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनको लोग हमेशा याद रखेंगे। हारिस रऊफ को कौन याद रखेगा? शादाब नहीं करेगा परफॉर्मेंस तो कौन याद रखे? क्या नहीं जितवाया तो जिनके शादाब दामाद हैं सकलैन मुश्ताक, सकलैन मुश्ताक को भी याद नहीं रखें जितनी बड़ी बड़ी उसकी परफॉर्मेंसेस हैं। और अगर किसी ने हमें 92 के बाद वर्ल्ड कप जितवाया तो वो यूनुस खान थे। और फिर उसके बाद हम ताक में रहे कि यार अब कोई जितवाए, अब कोई जितवाए, और वो भी T20 का वर्ल्ड कप था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने नहीं जितवाया तो ये बात शुरू कर दें कि हाँ यार ये भी ठीक है। फिर ऐसा नहीं होता। आपके पैसे आज से पहले के लोगों से ज़्यादा हैं, आपके पास स्पॉन्सर, आपकी बात, आपका टैका, हर चीज़ पहले के लोगों से ज़्यादा है। डोमेस्टिक पहले के लोग बहुत खेलते थे, आपको मजबूर ही नहीं किया जा सकता कि आप डोमेस्टिक खेलें। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आपको मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि आप सुपर स्टार्स हैं। इन्हीं सारे पैराए हैं, बोर्ड का स्ट्रक्चर, इन्हीं सारी चीज़ों पर करेंगे अब बात, क्योंकि अब इन्हीं पर रहती है बात। वर्ल्ड कप तो हमारा मुक गया है। उसके बाद ज़रा देखेंगे कि हमने अगली एपिसोड में ऑब्वियसली दूसरों के सेमीफाइनल में पहुंचने की बात ही करनी है, कुछ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर भी बात हमें करनी है। बहरहाल जी, अबू बकर साहब और सैयद हैदर साहब, अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया जर्मनी से। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। अबू बकर चाहें तो कर लें इंडिया पर बात। 400 पहला 400 है, 410, लेकिन इंडिया को यार एक चीज़ बड़ा मैं समझता हूँ कमाल है उनका, 400 की ज़रूरत नहीं है उस टीम को। उस टीम के साथ कहीं 400 नहीं जुड़ा, फिर भी वो टीम बगैर हारे पहुंच रही है। जिन जिन के साथ 400 जुड़ा है वो सब हारे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इंडिया पे बात करना बिल्कुल बनता है अरसलान, जहाँ उनका क्रेडिट ड्यू है शायद हमें देना चाहिए, एज अ क्रिकेट लवर हमें देना चाहिए और उनकी गेम को ये मानना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट की इंतहा है उनकी गेम में। इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड कप कोई ऐसा मैच नज़र नहीं आया कि इंडिया किसी ऐसे मोमेंट में रही हो कि मैच से वो बाहर है। बहुत कंसिस्टेंसी के साथ और कंटिन्यूटी के साथ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन किया है। और सबसे जो कमाल था, तीनों सेगमेंट्स, बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग, तीनों में ज़बरदस्त रहे वो। और कोई रिलायबिलिटी फैक्टर भी इन्वॉल्व नहीं रहा। एक पूरी टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेले, टीम परफॉर्मेंस की बेस पे खेले और रिज़ल्ट उनकी फेवर में एक से एक बेहतर होता चला गया। और वर्ल्ड कप में सारे हमारे समेत सारी टीम्स देखती ही रह गई कि कोई एक टीम ऐसी हो जो इंडिया को टफ़ टाइम दे सके या इन टर्म्स ऑफ रिज़ल्ट इंडिया को हरा सके। ऐसा मुमकिन इंडिया ने ना होने दिया। यस, इंडिया को सपोर्ट हासिल थी कि इंडिया की फेवर में पिचेस गई और पिचेस इंडिया की स्ट्रेंथ को देखते हुए और दूसरी ओपोनेंट टीम की वीकनेसेस को देखते हुए इंडिया के मैचेस में बनाई गई। लेकिन स्टिल यू हैव टू प्ले वेरी वेल टू विन दिस ऑल मैचेस। सही बात है भाई। तो वो बहुत ज़बरदस्त खेले। और आज के मैच में टॉस फैक्टर इन्वॉल्व रहा। इंडिया ने पहले बैटिंग की और एक बहुत बड़ा ठीक टोटल ही किया यार, वो सही था ना, उन्होंने कहा जी चलो हम अच्छी बैटिंग करते हैं। एक चीज़ है अबू बकर, फिर मैं ज़रा हैदर भाई के पास, मिनोस के खिलाफ कैसे खेलना है ये इंडिया बता रहा है। देखिए बड़ी टीम हो
तो मज़ा तो आए मिनोस के खिलाफ, हमारे आगे तो हम मिनोस का वर्ड यूज़ करते भी डर रहे हैं, हत्ता कि इंग्लैंड भी डर रही है। सबसे जो डिफरेंट चीज़ इंडिया के लिए नज़र आई, रिलायबिलिटी नज़र आ रही थी कि स्पिन की बेस पे जो है ना इंडिया इस वर्ल्ड कप को आगे लेकर चलेगा। ऐसा नहीं हुआ अरसलान। उनकी फास्ट बॉलर्स ने, उनके जो अटैक थे तीनों, शामी को आप ले लें, आप इवन सिराज को ले लें, उन तीनों ने जो है वो अप फ्रंट विकेट्स दी। वो बेस ऐसी बना देते थे कि जब यार आप देखिए क्या बॉलिंग आपकी बात है बेस वाली। मैं आज आपसे एक तो बुमराह पर, सिराज पर, शामी पर, फिर कुलदीप पर इतनी कमाल परफेक्शन, गेम प्लान, एग्जीक्यूशन, एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान की, और फिर राइट एरियाज को कवर करना, राइट एरियाज को अटैक करना, और बैट्समैन की कमजोरी को पहले ही 2-3 बॉलों पर भांप लेना। कमाल है यार। असलान में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेक दे देता हूँ अगर आप इजाज़त दें। पाकिस्तान किस टीम के अगेंस्ट एशिया कप से पहले खेलता रहा, उस टॉपिक में हम नहीं जाते। एनी जो भी कंट्री थी, जिस टीम के अगेंस्ट भी उनकी बायलैटरल सीरीज़ थी, उस टॉपिक पे हम नहीं जाते। हुआ ये एक्चुअली कि पाकिस्तान टीम का एक कॉम्बिनेशन बन गया शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की सूरत में। फ़र्स्ट चेंज में 90% आप हारिस रऊफ़ को लेकर आते थे। तो होता ये था कि आपको अप फ्रंट आपके फास्ट बॉलर्स विकेट्स लेकर देते रहे, और 4 से 5 विकेट्स वो ले लेते थे और बिल्कुल दूसरी टीम को बैकफुट में लेकर चले जाते थे। जब स्पिनर्स की बॉलिंग आती थी, उसमें आप मोहम्मद नवाज़ को ले लें या शादाब को ले लें, ये बात हमें माननी चाहिए कि मोहम्मद नवाज़ भी प्रॉपर स्पिनर नहीं है, और शादाब को तो बॉलिंग ऑलराउंडर कहना ही नहीं मैंने चाहिए, कहा वो है ना बैटिंग कि वो ऑलराउंडर है। इकबाल कासिम साहब से बड़े कौन लेजेंड है, वो कह गए कि वो तो कहते हैं भाई हाफ स्पिनर है, मैं तो स्पिनर नहीं मानता। असलान टेक्निकली हुआ ये कि जब 5 से 6 आउट हो जाते थे तो मोहम्मद नवाज़ को और शादाब को लोअर मिडल ऑर्डर को बॉलिंग करने का मौका मिलता था, उसमें वो कहीं उनको मैनेज कर लेते थे, तो परफॉर्मेंस इतनी नज़र नहीं आई। और ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द एशिया कप तक चलती रही और कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क ही नहीं नज़र आया। एशिया कप में जब हम पहुंचे तो हमें जब फिटनेस के मसाइल सामने हमें आए, वर्क फटीक और लोड मैनेजमेंट जो हमसे नहीं हो सकी वो जब सामने आई, और ऊपर से हमारे फास्ट बॉलर्स ने जब विकेटें ना ली, तो जब स्पिनर्स हमारे आना शुरू हुए वो एक्सपोज हो गए। एशिया कप चूंकि एक एशिया कप था, एक टूर्नामेंट था, तो उससे पहले तक परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो न्यूट्रल हो गई सारी चीज़ें। यही चीज़ लेके जब हम वर्ल्ड कप में हमने कन्वर्ट की एशिया कप की परफॉर्मेंस को, ऐसा ही हुआ। आपको वाइट बॉल से फास्ट बॉलर्स ने विकेट नहीं लेकर दी, ना वो बॉलिंग उस तरह उनकी इन्फ्लुएंशियल रही जिस तरह की पास्ट में थी, और यहाँ से हमारे स्पिनर्स भी एक्सपोज हो गए। तब जाके हमें अंदाज़ा हुआ, कौन कह रहा है कि जेन्युइन स्पिनर नहीं है, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर नहीं है। फिर ऑन वही द अदर बहुत हैंड कहानियां। ऑन द अदर हैंड इंडिया बिल्कुल इसके जबरदस्त ऑपोजिट हैदर रहा। भाई, ये है एक प्रॉपर जो हम अब तक बात कर रहे हैं कि एनालिसिस। और ज़रा इंडिया पर मैं अगर बात करूं कि यार ऐसा क्या है, मतलब हैदर भाई कमाल है, ऐसा क्या है यार, इतनी कमाल एग्जीक्यूशन परफेक्शन के साथ खेल रही है कि मज़ा आया देखते हुए कि पता लगा है 300 करे ना करे, 400 करे ना करे, उससे जीतता कोई नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इंडिया ने बड़ा बैलेंस रखा है अपनी टीम को। पहला काम उन्होंने ये किया है, देखिए हम हमेशा से ये बात कहते हैं कि आप जो है आधा तीतर आधा बटेर पे ना जाएँ। आप अपने 5वें 6ठे नंबर तक जो है स्पेशलिस्ट बैट्समैन रखें। इंडिया ने वो ही किया। इंडिया 5 बॉलर्स के साथ खेल रहा है। पाकिस्तान 7-8 बॉलर्स के साथ खेलने की कोशिश करता है, 7-8 बैट्समैनों के। उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ 5 या 6 बैट्समैन के साथ जाएंगे, 5 बॉलर्स के साथ जाएंगे। उसका फायदा हुआ उन्हें कि अगर कोई बैट्समैन उस दिन नहीं चल रहा है तो दूसरे बैट्समैन जो है उसमें टेक्निकल वो साउंड है, तो उसने उसने वहां पे स्कोर कर दिया। कभी श्रेयस अय्यर कर रहा है, कभी राहुल कर रहा है। आज राहुल ने सेंचुरी कर दी, पहले रोहित शर्मा करता है, शुभमन गिल करता है। ये एक खास फर्क था। दूसरी बात ये आप ये देखें कि उनके कोच ने, राहुल द्रविड़ ने 1 महीने पहले नहीं, 2 महीने पहले नहीं, उसने 6-7 महीने 8 महीने पहले से इस पे काम शुरू कर दिया था कि वर्ल्ड कप में कौन सी टीम कैसे लेकर जानी है और कहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। हमारे यहाँ कोचिंग का कुछ पता नहीं था। हमारा कैप्टन जो है वो 2 महीने पहले जो है टेस्ट मैचेस खेल रहे थे हमारी टीम, और उसके बाद हमारे क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की। यानी वर्ल्ड कप जब गुजर गया है तो पाकिस्तान में 50 ओवर्स के मैच हो रहे हैं। ये मैचेस 50 ओवर्स के जो पाकिस्तान कप हो रहा है, ये जुलाई में अगस्त में होना चाहिए था। वहां पे आपके ये जितने प्लेयर्स थे, इनको वहां पे खेलना चाहिए था। उससे फायदा ये होता कि आपका एक एडजस्ट कर लेते अपने आप को कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। आपने वो सब कुछ नहीं किया, आप सीधे एशिया कप में गए। एशिया कप में गए, आपने नेपाल के खिलाफ डबल सेंचुरी मार दी, आपने 150 60 कर दी, आप बड़े बैट्समैन बन गए। जब आप एक्सपोज हुए
इंडिया में जाकर, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस नहीं था। ये हम्म। बैलेंस जो है ना पाकिस्तान का खराब होने से फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान की सिलेक्शन में बड़ी गलतियां की गई। पाकिस्तान ने सिर्फ ये देखा कि कौन से प्लेयर्स एक साल से साथ चल रहे हैं, उन्हें भेज दिया। पाकिस्तान ने ये नहीं देखा कि एक साल में उन्होंने करा क्या है, कहाँ पे क्या किया है। उन्होंने किसी मैच में कोई बड़ा, किसी बड़ी टीम के खिलाफ कोई बॉलिंग की हो, स्कोर किया हो, कुछ किया हो, ये कुछ नहीं देखा। तो हमारी जो टीम है पाकिस्तान की टीम, उसमें दो बड़ी खराबियां हैं, बैलेंस नहीं था और उसके साथ साथ सही प्रिपरेशन नहीं थी। हमारा कोचिंग स्टाफ, उसको कुछ पता नहीं था, वो चल रहे थे प्लेयर्स के इशारे पे। और प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त प्लेयर पावर बने हुए हैं, ये तो सबको पता है इस वक्त अच्छा क्या हैदर हमारी। भाई, इस पे तो ज़रा डिटेल बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो हम राइट मैन ऑन द राइट प्लेस की बात करते हैं, इसका मतलब है हर वो बैटर जो अपने ऑर्डर के मुताबिक खेले तो आपकी टीम परफॉर्म करे। अब आप ज़रा नोटिस करें कि वहाँ जी पर इंडिया में कि हर बंदा ऐसा लग रहा है कि वो अपने परफेक्ट ऑर्डर पर है और वो वहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो वहीं पर स्कोर कर रहा है। श्रेयस अय्यर बिल्कुल, को देख लें, विराट बिल्कुल। कोहली को देख लें, जी, शुभमन गिल बिल्कुल को सही। देख लें, आप रोहित शर्मा को देख लें, फिर आप देखें उनके कमाल। क्या पांड्या नहीं है तो पता भी नहीं चला, पूरा टूर्नामेंट आधा गुजर गया कि यार पांड्या नहीं है, इतना बड़ा प्लेयर नहीं है और उनके पास कोई टेंशन का वजह ही नहीं है। हालांकि पांड्या पे वो डिपेंड कर रहे थे। आपको पता है पांड्या उनका, मतलब रोहित शर्मा ने खुद कहा था जब वेस्ट इंडीज में टूर पे थी इंडियन टीम, उसने कहा कि पांड्या जो है हमारा सुपरस्टार है। है और उसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर और है। उसके बाद आप ये देखें पूरा वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान से मैच हुआ उसमें अनफिट हुआ। दूसरा मैच था इंडिया का, पाकिस्तान का तीसरा मैच था, वहां पे अनफिट हुआ और उसके बाद से वो गायब है। लेकिन टीम जो है उसको कुछ भी नहीं हुआ। हमारा एक प्लेयर अगर नहीं खेलता है, वो लेके बैठ जाते हैं नसीम शाह, नसीम शाह। अब जिससे पूछे, कोच कहता है नसीम शाह नहीं था, कैप्टन कहता है नसीम शाह। यार नसीम शाह नहीं हुआ, पूरी टीम हो गया है वो। यानी इसका मतलब है कि आप जो है एक प्लेयर के ऊपर इतना डिपेंड कर रहे थे, लेकिन आपने चूंकि अपना बैलेंस नहीं रखा था, आपने अपने सेलेक्ट जो मखसूस प्लेयर्स थे उनको पूरा साल 6 महीने आप खिलाते रहे, उसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला है। अगर हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मार्च अप्रैल में जो टीमें आई थी हमारे यहाँ, अगर मई में अगर उनके खिलाफ हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ लगाई होती, तो आज हमें ये वक्त नहीं देखना पड़ता। हमने वहां पे भी बाबर आजम भी खेलेगा, रिजवान भी खेलेगा, शाहीन भी खेलेगा, सबको उसमें आपने, ठीक है आप सीरीज जीत गए, नंबर 1 रैंकिंग में आ गए, सब कुछ हो गया। आज रिजल्ट ये निकला, पता चल गया जी कलई खुल गई है। ये जो है ना, उन्होंने कहा ये स्टेनलेस स्टील नहीं है, ये तो तांबे हैं जिनके ऊपर कलई की हुई थी। अच्छा जी, अबू बकर नंबर 1 रैंकिंग की दौड़ जो है वो अब अंदाज़ा हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। नंबर 1 रैंकिंग, नंबर 1 बैटर, आपसे तो सारी ग्रेस छीनी गई ना वर्ल्ड कप के भी। नंबर 1 टीम नहीं रहे, नंबर 1 बैटर 2.5 साल बाद नंबर 1 बैटर नहीं रहा, टॉप 10 के बॉलर्स टॉप 10 के नहीं रहे, इमामुल हक साहब दूसरे पोजीशन से गिरते गिरते पता नहीं कहाँ चले गए। तो आपका तो पता लग गया कि सारा कुछ कलई तब खुली। यार हम बड़े मैचेस की बात करते हैं, आप देखें इंग्लैंड के ऊपर भी प्रेशर था, हमारे ऊपर भी था। इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए श्रीलंका वाला हाल नहीं करना था, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो गई। करते हैं अभी श्रीलंका पर भी बात करते हैं। लेकिन अब ये देखो कि इंग्लैंड भी वही गेम खेल रहा था, हम भी वही गेम खेल रहे थे। हम पे तो प्रेशर उनसे भी ज़्यादा कम था यार, हम 8 पॉइंट के साथ थे, वो तो 6 पॉइंट्स लेने के लिए लड़ रहे थे ना, हम 10 के लिए लड़ रहे थे। हमें पता था कि यार अनबिलीवेबल रन रेट है, तो हम ऐसा क्यों नहीं खेले कि यार हमें पता था अनबिलीवेबल रन रेट है लेकिन हम मैच नहीं जाने देंगे। अरसलान, रैंकिंग्स का जो टैग है और चैंपियंस का जो टैग है वो रेफरेंस के तौर पे ही शायद रहना चाहिए, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। सही है। ऑन द डे जो परफॉर्म करता है वही जीतता है। हम डे 1 से, पहला मैच था जिस दिन, उस दिन से हम बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए जितना भी जो लीग फॉर्मेट का जो भी टूर्नामेंट होगा मुश्किल होगा। उसकी वजह ये है कि इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। और जो ग्रुप मैचेस होते हैं उसमें 2 या 3 आपके टोटल मैचेस होते हैं। कुछ सिनारियो इस तरह का डेवलप हो जाता है कि आप ऑटोमेटिकली एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स में तो चले जाते हैं, और उस दिन अगर आप अच्छा खेलते हैं तो यू आर रेडी फॉर द सेमीफाइनल। ट्रू। यहाँ पर आपकी रैंकिंग या आपकी जो चैंपियनशिप होने का टैग, इस वजह से कह रहा हूँ कि इंग्लैंड आपके सामने है। अगर वो चैंपियन होने का टैग इंग्लैंड को कुछ बेहतर कर सकता तो इंग्लैंड शायद आज कहीं और होता। ये बहुत अच्छा बोला। ये फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। मैं पोस्ट वर्ल्ड कप में ना हमेशा से हमारा प्रेसिडेंट रहा है कि हमेशा हमारे बोर्ड ने, हमारी क्रिकेटिंग फर्टिनिटी ने पैनिक डिसीजंस लिए हैं और वो डिसीजंस हमेशा गलत हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि एक रिवायत सी रही है हमारी, बरकरार रही है कि हम बेंच मार्क बना देते हैं कैप्टन का कि वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके अगर नहीं आया, और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस बेस करती है कि चैम्पियन बनाकर नहीं आया, हटाओ इसको कप्तानी से, किसी और को कप्तान बना दो।
3 पोजीशंस हमारे क्रिकेट सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके चेयरमैन, उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी को जो हेड करेगा, और उसके बाद कोचिंग स्टाफ में आपका हेड कोच। सही है। तौसीफ साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे बहुत बड़े स्टार रहे, सुपरस्टार, उनकी जो रिस्पेक्ट है हमारे दिल में और हमेशा रहेगी। लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट है अरसलान, और स्पेशली मॉडर्न डे क्रिकेट में भी 2000 के बाद कुछ और क्रिकेट थी और 2015 के बाद बिल्कुल और क्रिकेट है। आप एक 70 ईयर्स ओल्ड बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या इनोवेशन लेकर आएगा अरसलान? वो क्रिकेट में क्या वो एक अपडेशन लेकर आएगा कि हमारी जो लड़के हैं ऐसी सिलेक्शन करेगा जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट को कम्पीट कर सकती है? ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया में आप ऑन द अदर हैंड देखें, उनके बोर्ड को जो बंदा रन कर रहा है वो भी अर्ली 40s उसकी एज है। राहुल द्रविड़ ऑलमोस्ट इस जनरेशन, अभी जो जनरेशन क्रिकेट खेल रही है उसके साथ कनेक्टेड रहे, बहुत बड़ा गैप, जनरेशनल गैप नहीं है। और ये जो जनरेशनल गैप होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अरसलान। बीच में 2 जनरेशन तौसीफ साहब के बाद चेंज हो चुकी हैं। तौसीफ साहब वो बेहतर तरीके से उस तरह टीम को सिलेक्ट नहीं कर सकते, उनकी एबिलिटीज में हमें शक नहीं है। थोड़ी तबीयत का भी सिस्टमैटिक मामला चेंजिंग, यस। अब आप मुझे बताएं कि जब वो चीफ सिलेक्टर नहीं थे और प्रोग्राम्स की जीनत बनते थे, तो वो बिल्कुल ऑन एयर बाबर आजम पे तनकीद करते रहे, रिजवान पे तनकीद करते रहे, और यहाँ पे हमारे टीम के बहुत से मेंबर्स हैं उन पे खुलेआम उनकी स्ट्रैटेजी पे, उनकी अप्रोच पे तनकीद करते रहे। आज जब वो चीफ सिलेक्टर हैं, क्या वो बाइस नहीं होंगे? एक छोटा सा ब्रेक से आएंगे। ये सारी बातें मैं ज़रा हैदर भाई के सामने भी रखूंगा। बिल्कुल ठीक बात है कि जो अबू बकर कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा टेलीविजन पर अपने व्यूज़ दे रहा है तो फिर जब वो सिलेक्शन में जाएगा तो फिर उसके व्यूज़ और वो सिलेक्शन अगर एक साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगी तो या कॉन्ट्राडिक्ट होगी तो फिर वहाँ सवाल उठेंगे। वापस आते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। टकराव जीत का में अबू बकर के बड़े ही कंक्रीट सवालात, बल्कि मैं कहता हूँ ऐसे सवालात जिनका शायद जवाब मिल जाए काफ़ी सारी चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक भी हो जाएं और आंखें भी खुल जाएं। जी हैदर भाई, अगर इन सारी चीज़ों पर हम बात करें जो अबू बकर कह रहे थे, तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है ये सिचुएशन जो अबू बकर कह रहे हैं ना, या ये सवालात या ये बातें, इन्हीं चीज़ों की वो बुनियाद बनाते तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। देखिए, हम लोग यू टर्न के बड़े माहिर हैं। हम बड़ी तेज़ी से यू टर्न लेते हैं। तो तौसीफ अहमद साहब जो हैं वो टीवी पे जब बैठते हैं थे पहले, या बैठते हैं अब भी, तो वो बाबर आज़म पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अब इनको चीफ सेलेक्टर बनाया है ना, अब अगर बाबर आज़म कैप्टन रहते हैं तो उनसे ज़्यादा बाबर आज़म के कसीदे पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ नौकरियाँ बचाई जाती हैं, हमारे यहाँ काम नहीं किया जाता। हर एक को ये होता है बस मेरी नौकरी चलती रहे किसी भी तरीके से। हालाँकि 70 प्लस होने के बाद आपकी इतनी ना ज़रूरत रहती है, ना आपको इतनी मोहताजी रहती है। आपको चाहिए कि खुल के बात करें। मैं आपको बताऊँ, एक साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर विकेट कीपर रहे हैं, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पता नहीं क्या-क्या रहे हैं। और अभी भी वो 80 प्लस हो गए हैं, अभी भी अगर उनको कुछ बनाया जाए, वो फ़ौरन आगे तैयार हो जाएँगे। हाँ जी, बना दो मुझे। एक सलीम अल्ताफ़ साहब थे, वो हमेशा फ़ौरन तैयार। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि तौसीफ अहमद साहब जो हैं वो बग़ैर सोचे-समझे बात कर जाते थे। मैंने कई बार उनके तज़किये सुने हैं, उनकी बात में कोई वज़न नहीं होता था। अब उनको जो चीफ़ सेलेक्टर बनाया, वो वजह बता दूँ, उन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है एक डमी चीफ़ सेलेक्टर चाहिए था। जैसे हम कहें वैसे वो करते रहें। अब उनको बना दिया, लेकिन तभी इनका तो टाइम ज़्यादा उबूरी है, नहीं है। तभी तो उबूरी हाँ। है सर। अब वो भी ये वैसे मैं आपको बता दूँ जल्दी चेंज हो जाएँगे, और जल्द ही कोई और जो है ना इसमें चीफ सेलेक्टर कोई और बन जाएगा। मेरे ख़्याल से शाहिद आफरीदी साहब जो हैं वो या तो खुद बनेंगे या किसी को वो नॉमिनेट करेंगे, अपने जो उनका पैनल है, जो ग्रुप है, उसमें से किसी को वो आगे लाएँगे और उसे क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ प्लेयर्स में ग्रुपिंग बहुत है। यूनुस हाँ खान और शाहिद अफरीदी के इख्तिलाफ़ात सर, आपको पता है सारों कितने के ही ज़्यादा थे। वो कुछ ना कुछ ठीक मामलात है हैं। ना? हाँ, तो अब यही होगा, मेरे ख़्याल से ये होगा कि कोई, चूँकि शाहिद आफरीदी साहब इस वक़्त जो हैं वो ज़का अशरफ के बड़े ख़ास हैं, बार-बार मुलाकातें करते हैं। हमें तो ये लग रहा था शायद वो नए चेयरमैन बन जाएँगे, जितनी देरी से वो मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर से कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो हमारे यहाँ जो है देखें, अबू बकर और अरसलान, हमारे यहाँ जो भी चीफ सेलेक्टर बनते हैं, वो इसलिए नहीं बनते टीम सेलेक्ट करें, वो इसलिए बनते हैं कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ इस जॉब के लिए। वो इसलिए आते हैं यहाँ पे। और फिर वो जैसा ऊपर से प्लेयर से जो इशारा मिलता है, ऊपर से बोर्ड से जो इशारा मिलता है, वो टीम बना के दे देते हैं और उसके बाद वो खामोश हो जाते हैं, काम खत्म हो जाता है। अब अभी पता चला है कि इंज़माम उल हक साहब जो हैं, उनकी कोई सौदेबाज़ी चली है बाबर आज़म के साथ कि जी शादाब को उसी कीमत में मैं करूँगा सेलेक्ट, अगर इमाम उल हक जो है ना सारे मैच खेलेगा। अब बताइए,
और दावा कर रहे हैं लोग कि उन्होंने जो है टेलीफोन कोई टैप की है उनकी बात आपस में। तो ये जब सिचुएशन हो तो उसमें आप क्या सोचेंगे? इतने बताओ, बड़े-बड़े ये तो बड़ी क्रिकेटर्स। अजीब बातें आ जाएंगी बाहर, अगर खुदा न खास्ता ये जी, सच हुआ तो ये जी। मामला तो बड़ा तो ये अजीब ना हो जाएगा आपने सर। देखा सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन जी, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है अभी तो नहीं है, खैर। लेकिन आप एक और कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है, अभी देखें ना, किसी को हाँ, याज़ू इंटरनेशनल जी, वाली बात, अगर पहले मान नहीं रहे थे इंज़माम मुल्क, और अब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि याज़ू इंटरनेशनल का मैं डायरेक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने तो साइकिल के हेलमेट सर और बाईसाइकिल बेचनी थी। जी, मैं आपको बताऊँ अरसलान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कानून के तहत अगर आप मुलाज़िम हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो या परमानेंट हो, आप किसी और जगह ना जॉब कर सकते हैं, ना आप किसी उसमें जो है कंपनी के ओहदेदार बन सकते हैं। ये लिखा हुआ है बाय-लॉज़ में। यार्डस्टिक रूल्स जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैं, वही पीसीबी में भी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इंज़माम उल हक के खिलाफ तो इनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए अच्छा, कि ये जो आप। मुझे बताएँ, ये जो आप कह रहे थे कि अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब काम करेगी तो अच्छा नहीं लगता कि जी, मैं उसके सामने रुकूं, और मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। रिपोर्ट तो खैर आपको पता ही है, आनी भी नहीं। रिपोर्ट आएगी कैसे? देखिए बात सुने, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इनका इनकी बात जब तक नहीं सुनेगी कैसे रिपोर्ट बना लेगी? अगर रिपोर्ट आ गई ये कहेंगे वन साइडेड है। ये तो बड़ा आसान तरीका होता है ना कि हियरिंग का बायकॉट कर नहीं, दें। लेकिन अब तो उसके है ना वो याजू के डायरेक्टर, वो शायद डिक्लेयर नहीं की थी, तो फिर तो बात जी, बिल्कुल वही हो जाएगी कि कॉन्फ्लिक्ट जी, ऑफ जी। इंटरेस्ट। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मेरा कोई इससे मामला नहीं है, ये जो कमीशन वाली बातें हो रही हैं इससे मेरा कोई मामला नहीं है। मैं आपको बताऊँ याज़ू इंटरनेशनल जो है ना, इंग्लैंड का कानून ये है कि वहाँ पे जो कंपनी बनती है उसको बताना पड़ता है कंपनीज़ ऑर्डिनेंस ऑफिस में कि मैं काम क्या करूँगा? इन्होंने वहाँ काम नहीं बताया, ये कह रहे हैं मैं हेलमेट बेचूँगा, साइकिलों के हेलमेट। इ आप मुझे बताएँ क्रिकेटर साइकिलों के हेलमेट बेचेंगे? यार आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप किसको? आप सीधा-सीधा कहें कि हमने एक कंपनी बनाई थी प्लेयर्स को पूल में लाने के लिए, कि हमारे ज़रिए जो है ना हमें अपना प्रमोटर बना लो, अपना स हमारे ज़रिए मार्केटिंग सारी कराओ ताकि उसको भी कमीशन हम ले सकें। इनको साफ कहना चाहिए ना यार, आप साफ बोलते हुए, सच बोलते हुए डरते क्यों हैं? कौन आपको यहाँ पे गोली मार देगा? अगर आप सच नहीं बोलेंगे, सिर्फ़ नौकरी जाएगी ना। लेकिन आप उसको झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए 50 झूठ बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं जी, अब उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, मुझे उसपे बड़ा सख्त एतराज़ है। हामिद मीर साहब ने जो इंटरव्यू लिया है, आपने किस किस आपने कौन-सी कैडर में ये इंटरव्यू दिया है इंज़ाम उल हक का? आप कैसे ले सकते हैं? एक आदमी जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है और आप उसका टीवी पे मेन स्ट्रीम पे इंटरव्यू चला रहे हैं। इस ये तरह तो आप उसके पूरी के पूरे मौक़िफ़ को वाज़ेह करने की कोशिश कर जी, रहे हैं ना। देखिए ना अभी तो ये पहले इंक्वायरी हो जाए, उसके बाद जो मर्ज़ी करें। उसके बाद होना चाहिए ना, उसके बाद हो, अबू जब बकर, तक ये इंक्वायरी मैं हो। हैदर भाई आपका बिल्कुल ये मौक़िफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या कहते हैं अबू बकर ये इस पे? असल में सच थोड़ा सा कड़वा भी होता है और बोलना मुश्किल भी है। सिस्टम इस तरह का दिमक ज़दा हो गया है कि आप जब सच बोलते हैं तो आपके ऊपर 1000 उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं। मैं तो इस चीज़ का शुरू से ही एडवोकेट हूँ अरसलान, मेरी कोई पसंद या नापसंद नहीं है। देखिए जुल्म की इंतहा स्टार्ट होती है आईपीसी मिनिस्ट्री से। ऐसा नहीं है कि कोई पीसीबी की चेयरमैनशिप में कोई इशू है। आपने 3 माह की अबूरी जो एक टाइम आगे कर दी है आपने चेयरमैन का, आपने कर तो दिया, साथ ही आपने उनकी जो पावर्स हैं उनको ले लिया। आप कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, आप कोई मेजर डिसीजन नहीं कर सकते, कोई एमओयू साइन नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकते, और साथ ही आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मीनवाइल जब आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है एक्सटेंशन वाला, तो उसी दौरान आपका पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आपके ब्रॉडकास्टिंग के राइट साइन होने हैं। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेटिंग इश्यूज़ को हम सामने लिख लें। एक बंदा जिन्हें खुद कंफर्म नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, वो कप्तानी का डिसीजन कैसे कर सकता है अरसलान? या फिर एक बंदा जिसको ये नहीं पता कि मेरा टेन्योर 3 माह से ज़्यादा का है या नहीं है, वो नया चीफ सिलेक्टर कैसे लगा सकता है? जुल्म ये है कि मुझे कोई इशू नहीं है कि डॉक्टर ज़का अशरफ साहब वहाँ पर हैं या नहीं है। ज़का अशरफ साहब को अगर लगाना था तो प्रॉपर फुल पावर्स के साथ, फुल अथॉरिटी के साथ लगाते, चाहे हम 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उनका जब टेन्योर खत्म होता है उनसे प्रॉपर क्वेश्चन कर यही सकते ना हैं, उनकी सवाल परफॉर्मेंस किससे पे बेस करें कर जिसने सकते हैं। परफॉर्मेंस ही नहीं दी। अभी जिसने भी समराइज किया है या जिसने भी प्रेजेंटेशन दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, अगर उन्होंने ली है या आईपीसीसी मिनिस्ट्री के जो रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं उनको दी है, उसने बड़ी ज्यादती की है। ये एक्सटेंशन बनने का कोई जवाब नहीं था। या तो आप उनको प्रॉपर अथॉरिटी के साथ वहाँ पर लगाते, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इलेक्शन का उनको बोलते, ऐसा भी नहीं कर सकते तो 3 माह के लिए अगर देना था तो प्रॉपर अथॉरिटी के साथ देते। आप मुझे बताएंगे इसके क्या इंपैक्ट्स पड़ेंगे, आप किस तरह डिसीजन ले सकते हैं? अभी फिर पैनिक डिसीजंस लेने के बजाय हमें ये करना चाहिए, हमें कप्तानी जब तक एक्सटेंशन का प्रॉपर कोई वे आउट आगे वे फॉरवर्ड नहीं निकलता, नहीं छेड़ना चाहिए ना टीम मैनेजमेंट को। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इनको सेफ गार्ड करें, लेकिन ये कोई सिस्टमेटिक डिसीजन नहीं बनता कि आप कप्तान हटा दें, मैनेजमेंट हटा दें, कोचिंग अफरा स्टाफ हटा तफरी दें। में बिल्कुल नहीं।
वंस आप क्लियर हैं कि अब आपको प्रॉपर अथॉरिटी मिल गई है, आपका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का टेन्योर है, अपना विजन लेकर आए, अपनी टीम लेकर आए, उसको इंप्लीमेंट करें, हम उसके बाद आपसे पूछेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग। वेरी वेल सेड। क्या कहते हैं जी हैदर भाई कि इस बिल्कुल तरह बिल्कुल अफरा सही तफरी में डिसीजन ना करें? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप टाइम दें, आप कम 2-3 साल किसी एक चेयरमैन को दें, 4 साल दें और उसके पास एक विज़न होना चाहिए, उसकी एक टीम होना चाहिए और वो उसके साथ-साथ ये है कि उसको ये देखें कि उसका अपना माज़ी क्या है, उसने क्रिकेट खेली है, नहीं खेली है, किसी एसोसिएशन में रहा है, किसी क्रिकेट मैनेजमेंट में रहा है, क्रिकेट को कितना बेहतर जानता है, समझता है। आप एक आदमी को लाके बैठा देते हैं। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ज़्यादातर वो लोग लगे हैं जिन्होंने ना कभी क्रिकेट खेली, ना उन्होंने क्रिकेट मैनेजमेंट की, ना किसी एसोसिएशन में रहे। चलिए हम मान लेते हैं चेयरमैन का काम ये नहीं है, नीचे वाले काम करते हैं, चेयरमैन तो सिर्फ़ लोगों पे नज़र रखता है। हम इस बात को भी मान लेते हैं। तो फिर चेयरमैन को फिर नज़र ही रखनी चाहिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो नहीं करनी चाहिए, प्लेयर से मुलाकातें तो नहीं करनी चाहिए ना। आप प्लेयर से मुलाकातें अब आज देखें, आज की न्यूज़ है, वो कह रहे हैं जी मैं एक्स टेस्ट क्रिकेटर से मिलूँगा और उनसे बात करूँगा कि बाबर आज़म को कैप्टन रहना चाहिए या नहीं। यार ये टेस्ट क्रिकेटर से आप मिलके आप ये डिसीजन अगर लेंगे, इसका मतलब है आपके पास तो कोई अहलियत ही नहीं है। फिर तो आप खामोशी अच्छा, से चले वैसे जाएँ और ये कहें ना बड़ी ही अनएथिकल बात हो जाएगी कि एक अनएथिकल बात प्रेजेंट हो जाएगी ना। कैप्टन के लिए हाँ, फॉर्मर क्रिकेटर्स से आप ये राय लें। आप तो बोर्ड हैं यार, बोर्ड जो हाँ, मर्जी करे। अच्छा, मैं आता हूँ अब हैदर भाई, एक ब्रेक। हैदर भाई, इस पर आपसे ही बात शुरू करूंगा, इसी पर शुरू करूंगा एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर से मुलाकात करके फिर हम बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। बोर्ड का तो काम है कि खुद फैसला करे और फिर ये मामला साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स पर भी चले जाएंगे हैदर भाई, कि जो आएगा नाम या जो सामने आएगा फिर वो भी अच्छा नहीं होगा। कि क्या लगेगा, जो प्रेजेंट क्रिकेटर्स हैं नहीं, वो कहेंगे यार ये हमें हटवा रहे हैं, ये हमारे नहीं नाम दे रहे हैं हटाने के लिए। एग्ज़ैक्टली साबिक टेस्ट क्रिकेटर पहले ही ग्रुप बनाए बैठे हुए हैं। आकिब जावेद से पूछेंगे वो कहेंगे शाहिन शाह अफरीदी को बनाइए। रमीज़ राजा से पूछेंगे वो कहेंगे बाबर आज़म को बनाइए। बासित अली से पूछेंगे वो कहेंगे सरफराज को बनाइए। आप जो है वो किसी और से पूछेंगे वो किसी और का नाम लेगा। तो आप फिर इस तरह ये खिचड़ी कैसे बना सकते हैं? आपको देखना है कि हमारे पास जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनमें कौन अहलियत रखता है। अगर बाबर आज़म अहलियत रखता है तो उसको बनना चाहिए, आगे चलना चाहिए। आप सिर्फ एक वर्ल्ड कप की शिकस्त पे उसको हटा के आप जो गलतियां उसने की है उस पर उससे बात करें। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आप एक कोई नया कप्तान लाएं तो पहले आप ये देखें वो उससे बेहतर है या नहीं है। अगर यार उससे सबसे उससे बड़ा बेहतर तो मैं जो बात करता हूँ ना हैदर भाई, जी आपके प्लान देखें कैसे हैं। वाइस जी कैप्टन आपने जिसको बनाया है वो टीम में जी जगह नहीं बनाता, उसके जगह ऊपर नहीं बना सवालात सकता। है शादाब पे। तो भाई जी वाइस कैप्टन क्या कैप्टन बन सकता है? इतना साल ये सीट ऑक्यूपाई क्यों रखवाई गई? इसकी जगह कोई ऐसा बंदा तो रखते या चेंज करते रहते, उसको कप्तानी किसी एक दो मैचेस में दे के देखते कि वो क्या करता है। अब शादाब बिल्कुल क्या खेलने का मसला उसका पड़ा हुआ है, आप उसको क्या कैप्टन बना सकते आप हैं? उसको वाइस कैप्टन बनाए हुए हैं। आप उसको जो है ज़बरदस्ती जो है टीम में डालना चाहते हैं। देखिए, ये जो हमारी जो सोच है ना सिस्टम की, वो बड़ी गलत है। हमें देखिए, हमें सबक सीखना चाहिए अपने दूसरे जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं, उनके साथ। देखिए, यही चीज़ सेम चली श्रीलंका में, आज उनका क्या हाल हो गया। टीम बिल्कुल 10वें नंबर पे आ गई, बोर्ड उनका सस्पेंड हो गया है और वहाँ पे प्लेयर्स का कुछ पता नहीं है। लेकिन बिल्कुल। ये जो हमारा दूसरा नेबर है, उसने आप देखें कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया। कल मैं सुन रहा था सौरव गंगोली की बात। सौरव गंगोली ने कहा कि हमने इतना बिज़ी कर दिया है अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम को कि कोई एक डोमेस्टिक, दिन सही बात फारिग है। नहीं, कोई फ्री नहीं है एक दिन, कोई भी दिन। हर दिन कहीं न कहीं मैच खेला जा रहा है। उसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि हमारे पास प्लेयर्स की एक लाइन लगी पड़ी है और हमने जो है उसको अहमियत दी है कि किसमें कौन अच्छे तरीके से खेलता है, किसकी टेक्निक अच्छी है। हमने अच्छा ये ये नहीं भी देखा है कि देखें, रन्स कितने आप ये ठीक है? देखें हैदर भाई कि हाँ, बोर्ड का जी, हेड नहीं है सौरव जी, गंगुली, उसके बावजूद जी। वो काम कर रहा है डोमेस्टिक के साथ इधर देखिए, उधर। डोमेस्टिक में कोई उसने उन्होंने 250 अपनी वो जाती अना रखी ही नहीं है कि भाई मैं बोर्ड एग्ज़ैक्टली से हटाऊं तो मैं अब आऊंगा ही नहीं कभी सामने। कोलकाता में 250 लड़कों का पूल बना रखा है उसने, सौरव गंगुली ने। हालाँकि वो कोच नहीं बनना चाहता इंडियन टीम का, ना उसका कोई एम है, ऑब्जेक्ट है। राहुल द्रविड़ था, राहुल द्रविड़ तो जूनियर टीम का कोच तो 4 साल 3 साल पहले बना है। लेकिन उससे पहले वो बैंगलोर में एकेडमी उसने अपनी बनाई थी, जहाँ पे वो तकरीबन 300 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। उससे पहले वो लड़कियों को दे रहा था। तो हमारे हमारे सिस्टम में देखें, हर आदमी बासित अली को देख लें, नेशनल टीम की कोचिंग चाहिए। आपने क्लब की कोचिंग तो की नहीं है। जो आदमी है वो चाहता है बस एक जगह मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, बस वहां बैठ के आराम से जो है ना मैं लाखों की तनख्वाह लेता रहूं और उसके बाद कुछ ना करूं। ये सिस्टम जो है ना ये खत्म होना चाहिए। उसके साथ साथ ये है कि हमारे बोर्ड को थोड़ा सा हार्ड
होना चाहिए अपने सिस्टम, अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने में। सारी चीजें जो है प्लेयर्स के हाथ में नहीं देना चाहिए। एहतिसाब होना चाहिए। बाबर आजम को बिठाएं टीम के सारे 17-15 लड़कों को, और उनसे कहें आपने क्या किया है, आप मुझे अच्छा, बताएं, उनकी आप गए हाँ थे, आपने रन परफॉर्मेंस पे किए, बात करें ना, उनसे उनका बात होनी एहतसाब तो चाहिए ना करें। परफॉर्मेंस पे। पूछें हाँ भाई क्या जी, प्रॉब्लम हो गई, आपसे बैटिंग क्यों नहीं हुई, आपसे बॉलिंग क्यों नहीं हुई, हमें ज़रा एक तो चीज़ बताएं कि क्यों नहीं हुआ। दूसरा हमें ये बताएं कि भाई आगे आप लोगों को हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना, इसका फैसला आप लोग डोमेस्टिक में जाकर करें। और डोमेस्टिक जो नहीं खेलेगा उस लड़के के लिए अब मुश्किल हो जाएंगे दरवाजे। ये सब तो हमारे यहाँ होता नहीं है अबू बकर। असलान, ट्रांजिशन पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पूरी दुनिया में वाइस कैप्टन इसलिए बनाया जाता है, यंग होता है और जिसका फ्यूचर भी होता है और टीम में उसकी अपनी पोजीशन भी तगड़ी होती है कि कप्तानी के साथ ये वाइस कैप्टन एज ए कैप्टन सीखेगा, लर्न करेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी ट्रांजिशन पीरियड तो कप्तान जब हटेगा ये हमारा फ्यूचर का कैप्टन होगा। यहाँ पे जब कप्तानी हटाई जाती है ऑटोमेटिकली वाइस कैप्टन भी साथ हट जाता है, एक नेहा कैप्टन आता है और हो सकता है यार वो वाइस जिसने पिछले कैप्टन 4 की साल क्रिकेट भी ना सीट ही खेली हो। डमी होती है, वो कभी कप्तान बनते देखा है? मैंने तो कम ही देखा होगा, मैंने शायद देखा भी नहीं कि किसी को वाइस कप्तान को कप्तान बनाया और सारे फारिग कर दे। हमारा वाइस कप्तान का हमें पता ही नहीं आम होता। का बीज लगाएंगे तो आम का दरख्त ही निकलेगा, आम का बीज लगा के सेब का दरख्त नहीं निकल सकता। आपका जिस तरह चेयरमैन लगता है, जिस तरह चीफ सिलेक्टर लगता है, हमारे यहाँ कैप्टन भी वैसे ही लगता वाइस है। कैप्टन भी वैसे लगता वाइस कैप्टन भी जनरली वैसे ही लगेगा। सरप्राइजिंग ऐसा होता है कि हो सकता है ऐसा कोई कैप्टन निकल आए जो पिछले 4 साल से क्रिकेट जिसने ना खेली हो। एग्जाम्पल आपकी श्रीलंका आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है। यही सूरत हाल रहेगी तो उससे भी बदतर जाएंगे। दूसरी बात ये कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अपने घर को ठीक करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि मेरे मेरे खुद से स्टार्ट करनी चाहिए, इस शो से स्टार्ट करनी चाहिए। हमारी जर्नलिज्म भी बहुत कमाल की है। पहला मैच जब बाबर आजम हारे तो वहाँ से ही क्वेश्चन शुरू हो गए, क्या बाबर आजम को वापस आके कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब लेवल ये है हमारी साफत का, हम खुद ही चीज़ों को, अपने आप को और अपनी रिस्पेक्ट को क्वेश्चन अच्छा मैं मार्क आपको करते एक हैं। बात बताऊँ, ये खाली हम नहीं, मतलब जो जर्नलिस्ट होंगे सारे वो नहीं कर रहे। मैं तो खैर आपको पता है कि भाई मैं तो बाबर का बहुत मुझे पसंद है, तो हम लोग ये काम नहीं करते। उसके बावजूद क्रिकेटर्स खुद कर रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स। यकीन करें पसंद नापसंद की बात नहीं है, बात होती है उस स्टेटस की जो उसको मिला हुआ है और वो पाकिस्तान की वजह से मिला हुआ है। वो बाबर आजम नहीं है, वो पाकिस्तान की टीम का कैप्टन है। उसकी जगह कोई भी होता वर्ल्ड कप ख़त्म होने तक हमें उसे सपोर्ट करनी चाहिए थी। हर चीज़ का एक वक्त होता है, बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको चीज़ों को होल्ड करना पड़ता है। ये चैट्स लीक करना, ये मैसेजेस लीक करना, बड़ी उसने ये कह दिया, बहुत उसने ये कह दिया, भाई आप वर्ल्ड कप का इंतज़ार नहीं कर सकते थे ख़त्म होने का? सही बात है। और आप माहौल एक ऐसा बना देते हैं कि अगले बंदे को जस्टिफाई, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, देखिए ये बाबर आजम को भी तो जस्टिफाई करने का मौका आप दे रहे हैं ना कि जी आप एक्सटर्नल इतना प्रेशर हम पे ऊपर कर रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस उससे डिस्टर्ब हुई। आप उसको पूरा मौका दें, जब वो वापस आएगा उसके बाद प्रॉपर। और ये पोस्टमार्टम क्या होता है, आप रिव्यू करें, भाई यहाँ कोई जंग नहीं लगी हुई है, ये एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दें। और जब उसको आप चीज़ों को स्पोर्ट से हट के कुछ और लेवल पर लेकर जाएंगे तो फिर पॉलिटिक्स होगी। और सबसे पहले इससे कोई सिस्टम हमें ऐसा लाना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स ख़त्म की जाए। बाकी चीज़ों की तरह भी आपको कौन सा चेयरमैन याद है जिसने अपना टेन्योर पूरा किया है? देखिए यानी हम ना समझे, देखिए नहीं पॉलिटिक्स खत्म वाली बात तो आपकी, फिर मैं ना ही समझूं कि हम सही बेहतर काम करें। अच्छी बात का नारा लगाना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। देखें जो हम अपना फ़र्ज़ है उसे तो हमें अदा करना चाहिए, बाकी देखते हैं कि जी चीज़ें किस हैदर तरह भाई जाती हैं। पॉलिटिक्स सही का बात है। खात्मा वैसे मेरे हाँ मेरे नज़र में तो ना बहुत अच्छी बात है। अबू बकर जी जो जी बात कर रहे हैं वो तो ऐसी है कि मेरा ख्याल है मेरे दिल की आवाज़, आपके दिल की आवाज़, या एक क्रिकेट से प्यार करने वाला और जी शऊर आदमी उसके दिल की आवाज़ है। ऐसा होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमारे प्लेयर्स को, उनकी वजह से ही सब चीज़ें चल रही हैं। हमारे टीवी शोज़, हमारी जर्नलिज़्म, बोर्ड के ओहदेदारों के मज़े जितने हैं, और जो कुछ उनसे पब्लिसिटी के पैसे मिल रहे हैं, असल तो प्लेयर्स हैं ना, प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए। आप उनका अकाउंटेबिलिटी करें, एहतिसाब करें, उनसे पूछें, आप उनको थोड़ी-सी पनिशमेंट दें, आप उनको टीम से डोमेस्टिक में भेजें, फर्स्ट क्लास में भेजें, आप उनकी चीज़ें सही कराएँ, लेकिन आप उनकी बेइज़्ज़ती ना करें। जिस तरह बैठ के जितनी बदतमीज़ी से जो बातें की गई हैं, जैसे आकिब जावेद साहब ने एक बात की सऊद शकील के मुतालिक, वो एक बदतमीज़ी है, आप कैसी बहुत बातें वो कर तो रहे हैं? खैर बात आने थी, कल है ठीक है उस ना? पर तो बात होनी इसी ही ना तरह चाहिए। एआरवाई चैनल पे बैठ के बाबर आजम की जो बदतमीज़ी की गई है, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी पसंद के कैप्टन को लाना चाहते हैं, साफ कह दें जी हम इसको बनवाना चाहते हैं। लेकिन आप किसी के, बाबर आजम हो, रिजवान हो, या जो भी हो, हमारा शाहीन शाह अफरीदी हो, जो भी प्लेयर है, ये हैं तो प्लेयर्स ही है ना। इनके ज़रिए ही हमें क्रिकेट देखने को मिलती है, ये खेलते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है।
ये 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, ये थोड़ी साइड लाइंस पे चीज़ों से ये वहाँ पे मुंसलिक हो गए, वहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन खत्म हो गई, थोड़ी तवज्जो कम हो गई, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे हमारे पास यही टैलेंट है, हमें इसी को आगे लेके जाना है, इसी को इसको इस तरह मैं एक लफ्ज़ कहूँ कि इसको इस तरह ज़लील ना करें। ये अगर आप इसको जो है रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो आपकी आपको अपनी एक ही बहुत अच्छी बात कही है अबू बकर, आपका शुक्रिया। सैयद हैदर भाई आपका शुक्रिया। लेकिन एक बात पे दोनों की, मैं अगर आज के इस अपनी ट्रांसमिशन के आज के प्रोग्राम का अख्ताम इस बात पे लाजमी करूं, आप बतौर कप्तान बतौर टीम उनके साथ बुरा नहीं कर रहे। आप अपने बोर्ड, अपने सारे स्टेटस बोर्ड के स्ट्रक्चर की बेइज्जती कर रहे होते हैं बेसिकली। आप सब लोग एक ही हैं, चाहे वो आपकी टीम हो, चाहे वो चेयरमैन हो, कोई उनके लिए बात करे, कोई टीम के लिए बात करे, वो सब एक हैं। तो सबके ऊपर ये कदम जाती है या सबके ऊपर ये कचरा जाता है। चलें, होती है जी मुलाकात फिर आपसे, और देखते हैं सेमीफाइनल फाइनल क्या होता है। ट्रांसमिशन चल रही है, मुलाकात होती है आपसे। अब तक के लिए इतना ही।